नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी। तो हम इनसे आज बात करने की कोशिश करते हैं कि जो सब जगह जगह जो सारे राज्यों से जो मज़दूर प्रवासी लोग जो जगह जगह पलायन ढूंढ रहे हैं, इस पर ये क्या कहना चाहेंगे। तो सर, पहले आपका स्वागत है हमारे एनएसपी न्यूज़ चैनल में। तो जो ये जगह जो 29 राज्य हैं हमारे भारत के, वहाँ से जगह जगह से जो प्रवासी मज़दूर जो पलायन ढूंढ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे। देखिए, मुख्यतः जो 29 राज्य हैं उनमें सभी राज्यों से पलायन नहीं है। बेसिकली बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ से प्रवासी मज़दूर, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे जम्मू हो, इधर आए हैं। राजस्थान के भी कुछ हैं, गुजरात से भी उधर है, कुछ महाराष्ट्र मुंबई पहुँचते हैं, कुछ वहाँ के पास के राज्यों से पहुँचते हैं महानगरों में। इसलिए क्योंकि काम वहाँ मिल जाता है, हाथ को काम चाहिए, बेरोजगार को रोज़गार चाहिए, तो इसलिए वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें नाम दिया जाता है प्रवासी, जबकि वो हैं देश के ही। देश के वासियों को प्रवासी बना दिया जाता है। ये भी बड़ा दुखद है और बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के ही प्रवास करने वालों को प्रवासी बना दिया जाता है। फिर उन्हें भेजने, अब जाने की समस्या है। आप देख रहे हैं कितने मज़दूरों की रोडों पर एक्सीडेंट में हत्याएं हो गई, मौत हो गई। तो सरकार कह तो रही है कि जो जहाँ है, ये कोरोना महामारी में जो जहाँ है वहीं पर रहो, किसी तरह की किसी मज़दूर को कोई परेशानी नहीं होगी। हम हर एक आदमी तक अपनी सुविधा पहुँचा रहे हैं, फिर भी लोग जाने को मजबूर है। क्यों? नहीं, देखिए, कहने से, सरकार के कहने से उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो जाती। सरकार के मात्र कहने से उनके पेट को रोटी नहीं मिल जाती है। सरकार के कहने से उनको प्रवास या आवास नहीं हो गया है, उन्हें काम नहीं मिल गया, वो यहाँ खाली बैठे हैं। वो काम करने वाले, वो प्रतिदिन 12-12 घंटे काम करने वाले हैं और उन्हें वहाँ भी, गांव में भी उनकी खेतीबाड़ी का भी काम है, वो भी करने जाना है। तो उन्हें जाना तो है ही, जाते आते तो रहते ही। अगर जाते आते नहीं रहते हैं तो ट्रेनें, जो भारतीय रेल है, वो दोनों तरफ से क्यों भरी रहती है, जाने में भी आने में भी। फिर तो महानगरों से जाने में ही भरी हो, यानी कि जाते भी हैं उसी संख्या में, आते भी उसी संख्या में हैं। जो आने जाने का जो क्रम है वो प्राकृतिक है, व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है। उन्हें अपने परिवार से मिलना है। उनके पूरे परिवार यहाँ नहीं है, बहुतों की पत्नियाँ नहीं हैं, माता पिता यहाँ नहीं हैं, वो गांव में हैं, तो उनके लिए जाना होता है। बच्चे वहाँ गांव में हैं तो उनके लिए जाना होता है। ऐसे समस्या में भय का वातावरण उनमें फैल गया है। प्रदेश और केंद्र सरकार उनके भय के, दिल के भय को दूर करने में नाकामयाब रहे हैं। यदि भय दूर किया जाता, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा की जाती, मजबूती की जाती और थोड़ी पहले से घोषणा होती, समय से थोड़ा सा पहले एक घोषणा होती आने जाने की व्यवस्था। अब इसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो मजबूरी वाले वो भी यहाँ फंसे हुए हैं, जिन्हें मजबूरी नहीं वो भी हैं, तो वो भी उसी भगदड़ में शामिल हो गए कि नहीं तो हम भी जाएंगे, जब वो जा रहा तो हम भी जाएंगे। तो ये समस्या रही है, इसलिए प्रवासी मजदूरों का पलायन रहा। दुखद ये रहा, इस बीच में उनकी एक्सीडेंट हुई, चाहे रेल दुर्घटना में 16 लोग मारे जाएं, चाहे ट्रक दुर्घटना में मारे, चाहे टेम्पो दुर्घटना में मारे जाएं, चाहे सड़क पर चलते हुए कुचल दिए गए, रोड एक्सीडेंट हुए, गर्भवती महिलाएं बच्चों को जन्म दिए, दुखद रहा। बच्चे ब्रीफ केस, जो वीडियो फोटो देखे गए, बच्चे जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, थक गए हैं, पैरों में छाले पड़ गए, मौत हो गई, कई लोगों की दुखद मौत हो गई हैं। और ये सारी हुई समस्या, इसमें क्या हुआ, अगर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वाहन चल रहे होते, अगर ट्रेन चलती रहती, कुछ बसें चलती रहती हैं, कुछ वाहन चलते भी रहते, तो उनको जो मजबूरी में जाने आने वाले थे वो अवश्य मानते, क्योंकि देश प्रधानमंत्री जी के साथ है, मोदी जी के आह्वान पर एक पैर से खड़ा हुआ। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां आ रही होती, बात यह है ना कि कोई ना कोई तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा तो नहीं होता है ना, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही नहीं। तो जैसे कि अभी एक हमारे पास एक मज़दूर का ही फ़ोन आया था, तो वो कह रहा है कि मोदी जी तो जो पास कर रहे हैं, गरीब तक के हक की बात कर रहे हैं, पर वो सुविधा उन लोगों के पास तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसमें क्या दिक्कत है, बीच में कहीं कहाँ रह जा रहा है ये सुविधा। देखिए, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बहुत समय पहले कहा था कि ऊपर से 1 रुपये चलता है और नीचे 10 और 15-20 पैसे रह जाते हैं। ऐसा कहा था और सच्चाई थी, क्योंकि सच्चाई मानना भी चाहिए, सच्चाई जानना भी चाहिए। कई बार ऊपर से तो चलता है लेकिन नीचे तक पहुंच नहीं पाता है।
बीच में ही रुक जाता है, बीच में ही ये कारण होते हैं ऐसे। तो ऐसी परिस्थितियों, ऐसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है कि इस पर पूरा ध्यान दिया जाए और स्पष्टवादिता रखी जाए। मतलब जो चीज़ जाए ऊपर से अगर 1 रुपया चले तो नीचे भी कम से कम 95 पैसे तो पहुँचे ही। 5% का चलो घालमेल हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं कि 5 पैसे पहुँचे और 95 पैसे ख़त्म हो जाएं। ये नहीं होना चाहिए। अभी तक ये हो रहा है, लेकिन अब आशा ऐसी है, खासकर योगी जी के उत्तर प्रदेश में और जो अन्य राज्यों में भी प्रधानमंत्री जी का अच्छा शिकंजा चल रहा है, नियंत्रण अच्छा है, तो बेईमानी नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल जी भी अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्मनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा को बनाने का प्रयास कर रहे हैं सभी ऐसे अवसर पर। लेकिन ऐसे अवसर पर सत्य और ईमानदारी और त्याग होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए, यह आवश्यक है। ये कहीं ना कहीं आपका सवाल उठ रहा है भारत में भ्रष्टाचार के ऊपर, तो ये भारत से भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा? भ्रष्टाचार यहाँ के ऊपर से लेकर नीचे तक जड़ों में फैला हुआ है। भ्रष्टाचार अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो रिटायर्ड हुए हैं, दीपक गुप्ता साहब जो रिटायर हुए हैं, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कहा, लेकिन दुख ये रिटायर होने के बाद कहते हैं सब। और ये मैं हर बार कहता हूँ कि पद पे रहते करो, पद पे रहते कहो, पद पे रहते अपनी जो इच्छाएं हैं मन की उनको लागू करो, बाद में क्या फ़ायदा। कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी उन्होंने कहा, ईमानदारी पर भी और कार्यप्रणाली पे भी और निष्ठा पे भी सारे जो सवाल उठाए वो उचित समाज को देखते हुए, हमारे देश को देखते हुए उन्होंने सही सवाल उठाए, लेकिन वो समय रहते उठाए जाएं, उनका सुधार हो। समस्या का सुधार होना आवश्यक है। समस्या पर चर्चा उतनी ही होनी चाहिए कि समस्या का सुधार हो जाए। होता क्या देश में, समस्या पर चर्चा तो होती रहती है, चर्चा चर्चा चर्चा, परिचर्चा, डिबेट। आपके न्यूज़ चैनल भी डिबेट करेंगे, परिचर्चा करेंगे, शाम को बोलेंगे, सुबह बोलेंगे, सब बोलेंगे, लेकिन उसका परिणाम, उसकी समस्या का समाधान, उसका निवारण, उसकी वो चीज़ नहीं हो पाती। वो होना चाहिए। अभी एक सरकार की तरफ से एक बयान आया था कि आत्मनिर्भर होना है, अब हमारे भारत को, देश को आत्मनिर्भर होना है, वहाँ के लोगों को। तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, आत्मनिर्भरता बहुत बड़ा, स्वावलंबन आत्मनिर्भरता बहुत बड़ा मूल मंत्र है। और जैसे मोदी जी ने दिया, मोदी जी ने अपने जीवन में भी देखा आत्मनिर्भरता को। आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन आत्मनिर्भरता की शुरुआत मोदी जी ने तो कर दी, लेकिन समस्या आई है कि क्या मोदी जी अपने मंत्रिमंडल, अपने सांसदों, अपने विधायकों, अपने मुख्यमंत्रियों, अपने अन्य पार्टी के राजनेताओं, पदाधिकारियों से करवा पाएंगे? समस्या ये है, जिस देश में राजनेता तो जूते पहनवाने तक के आदी हो गए हैं कि उनके जूते भी उनका चमचा पहनाए, इतने तक आदी हो गए। आत्मनिर्भरता की तो बात छोड़िए, राजशाही राजतंत्र को भी मात दे दी गई है। तो आत्मनिर्भर तो होना चाहिए, लेकिन आत्मनिर्भरता की शुरुआत वो मजदूरी करे जो पहले भी कमा के खाता था, पहले भी मजदूरी करता था, पहले भी आत्मनिर्भर था, पहले भी सारे काम घर के करता था, उसके परिवार के लोग भी करते थे। उसने सदैव जीवन में, दास प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन दास बना हुआ आज भी है। वो दास प्रथा कागजों में खत्म हुई है, किताबों में खत्म हुई है, कानून के नज़रिए से खत्म हुई है दास प्रथा, लेकिन व्यावहारिकता में खत्म नहीं हुई दास प्रथा। तो ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भर होने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको प्रारंभ करना पड़ेगा, ऊपर से शुरुआत करनी पड़ेगी। नीचे वाला व्यक्ति देखता है ऊपर कि क्या हो रहा है, प्रजा अपने राजा को देखती है, नीचे के लोग अपने उच्च न्यायालयों को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टेबल केस नीचे पढ़े जाते हैं, उन्हीं के आधार पर फैसले होते हैं, उन्हीं के आधार पर निर्णय होते हैं। तो ये विषय महत्वपूर्ण है। तथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा हो वैसी ही प्रजा हो जाती है, और प्रजा ही आत्मनिर्भर हो, ऊपर के आत्मनिर्भर ना हो, ये दुखद है। होना चाहिए, सभी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सकारात्मक है, बहुत
प्रयोगवादी है, बहुत प्रगतिवादी है। आज की ज़रूरत है, आज में हर व्यक्ति को अपने आसपास की चीज़ों पर ही भरोसा रखना पड़ेगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनेगी तो आने जाने की समस्या ख़त्म होगी। व्हीकल पर जो समस्या होती, मेट्रो में भीड़, बस में भीड़, रेल में भीड़, ये सब वाहन आना जाना ये सब खत्म होगा, पास से ही काम चल जाएगा। वही ग्रामीण परिवेश आ जाएगा। जैसे पहले ग्रामीण परिवेश में क्या था, सभी ज़रूरतें अपनी गाँव में ही पूरी हो जाती थी, कुछ चीज़ों के लिए शहरों में जाना पड़ता था बस। लेकिन आज ऐसी आवश्यकता पड़ गई है, पास पड़ोस से कुछ कोई लेने नहीं चाहता, पास पड़ोस से खरीदने नहीं चाहता, वो वहाँ से खरीदता, वो वहाँ खरीदता। एक बड़ी बीमारी चल रही है, पास पड़ोस के स्कूल में लोग अभिभावक दाखिला नहीं कराते हैं, एडमिशन नहीं कराते हैं, वो दूर के स्कूलों में कराएंगे। कंपटीशन है, होड़ है, बस पे बच्चा जाएगा, गाड़ी से छोड़ने बच्चे को जाएंगे, तभी बच्चा पढ़ता हुआ माना जाएगा। पास के स्कूल में पैदल चला जाता, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले आत्मनिर्भर था, बस की नहीं ज़रूरत थी, बच्चा खुद पैदल चला जाता था, पढ़ता था, चला आता था घर पे। लंच में तक अब पहले मील डे भोजन और ये सब नहीं होते थे, घर में खाना खा, मैं तो पढ़ा हूँ, तो वहाँ घर में खाना खा के आ जाते, फिर स्कूल चले जाते थे, ऐसा था परिवेश। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भरता का मुद्दा ठीक है, लेकिन उसका अमल होना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए। जो निर्माण कार्य में जो सरकार की तरफ से छूट मिली है, तो वो पूरी छूट है या अधूरी छूट है? वो तो अधूरी क्या, महा अधूरी है, वो तो बिल्कुल ही छूट नाम मात्र की। उसके कारण भी देखिए, वो भी एक कमी था। आपको बड़ा वाजिब सवाल है। मजदूरों को काम चाहिए, काम करेंगे तो उन्हें पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा तो उनका रोजी रोजगार चलेगा। और रोजी रोजगार के लिए तो आए महानगर में, महानगर के मॉल उन्होंने बनाए हैं, महानगर के कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाए हैं, लेकिन खुद उसमें खरीदारी नहीं करते हैं, खुद उसमें उनके बच्चे नहीं घूमते हैं, खुद उनके सिनेमा हॉलों में नहीं घूमते हैं, खुद उनके बच्चे उन बिल्डिंगों में नहीं आए घूमते हैं। वो तो बना के छोड़ देते हैं, अपनी मजदूरी लेते हैं, मजदूरी लेके अपने घर पहुंचाते हैं, पेट भरते हैं, कपड़े लेते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें उनको पूरा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस विषय ये है, आधी अधूरी क्या, महा अधूरी छूट है। देखिए, आपने कह दिया निर्माण कार्य में छूट है, सरिया नहीं मिल रही है लोगों को, सीमेंट नहीं मिल रहा है, बॉर्डर सील हैं, बदरपुर नहीं आ पा रहा, रेता मोरिंग नहीं आ पा रहा, रोड़ी नहीं आ पा रही है, इस तरह की चीज़ें नहीं आ पा रही। जो भवन निर्माण में ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो चीज़ें मिल नहीं रही हैं। आपने कह दिया भवन निर्माण के लिए, अब मजदूर बैठा है, अब मजदूर ठेकेदार से भी कह रहा है, मिस्त्री से भी कह रहा है कि काम कराओ, काम की तो छूट है, लेकिन उसके पास सामान नहीं है, मालिक के पास सामान नहीं, उपलब्धता नहीं है, व्यवस्था नहीं है, चीज़ें नहीं है। जब उपलब्धता नहीं तो सब चीज़ों पर ही छूट होगी। सब चीज़ें, निर्माण कार्य से जुड़ी हुई सभी चीज़ों पर छूट हो। ईंट भट्टे पे रखी है, लेकिन यहाँ आ नहीं पा रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली है, पुलिस कह रही नहीं पास देंगे, बिना पास जाने पर गाड़ी बंद कर लेंगे, गाड़ी जब्त कर लेंगे, जुर्माना कर लेंगे, चालान कर देंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा देंगे। तो कौन इतने पचड़ों में पड़े, फिर मजदूर खतरे में हो जाता है। निचला बिस्तर है हमारे देश का, वही दबता है, वही पिसता है, वही दुखी होता है, उसी को नींबू की तरह निचोड़ दिया जाता है। ये तो निर्माण कार्य में आप भट्टों से ईंटें आने दें, बदरपुर सीमेंट, रोड़ी, सरिया ये सब आने दें, फट्टे बल्ली आने दें, तो काम जरूर होगा। व्यक्ति तो काम करना चाह रहा है, और देशों प्रदेशों में और महानगरों में, राजधानियों में काम हो रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे, रुके पड़े। तो मजदूर को, कोई भी मालिक अपने मजदूर से 8 घंटे काम कराने के बाद ऐसा नहीं होता है जो उसे पैसे न देना चाहे। कोई भी मालिक मजदूर के खून पसीने से अपना भवन नहीं बनाना चाहता, वो चाहता है देना, वो दे, लेकिन काम करा के देना चाहता है। उसका काम होता नहीं है तो फिर वो क्या करे, ये समस्या बड़ी है। अभी जैसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर, उनके राज्य छोड़ा जा रहा है, तो क्या आने वाले टाइम में सरकार उनको फिर राज्यों में बुलाएगी काम करने के लिए? क्या ऐसा भी कोई सिस्टम चलेगा अभी? देखिए, अभी तो जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था और व्यवस्था और महानगर के निर्माण की संस्था मजदूर है। एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश मजदूरों से अपना हिस्सा मांगेंगे। मेहनत कश मजदूर एक जगह का नहीं होता, वो तो चलता फिरता निर्माण कार्य का धनी होता है, कहीं भी बनाता चला जाता है, जाता है, अपनी झोपड़ी डालता है, टेंट से लगाता है, और वहीं पर थोड़े दिन बाद भवन निर्माण कर देता है। और भवन निर्माण का जिस दिन गृह प्रवेश, देखिए जिस दिन गृह प्रवेश होने वाला होता है उससे ठीक 4-5 दिन पहले वो वहाँ से छोड़ देता है उस जगह को। गृह प्रवेश वाले दिन तक
से 4-5 दिन पहले वो छोड़ देता है, क्योंकि उसकी सफाई, घिसाई, रंगाई, पुताई, चमकाई, पॉलिश, उसका सब निर्माण कार्य पूरा हो चुका होता है और गृह प्रवेश में आने वाले नए मेहमान आने लगते हैं और वो अपना बिस्तरा, टेंट वेंट उठा के अपना दूसरी जगह चला जाता है बनाने के लिए। तो निर्माण कार्य की प्रक्रिया है इनमें। अब जब स्थिति ऐसी बदल गई है, अभी जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा भी आएगा इन्हें आमंत्रित करके, इन्हें बुला के कुछ व्यवस्थाएं करके बुलाना पड़ेगा और वो आएंगे भी, क्योंकि रोजगार की समस्या किसी एक प्रदेश की नहीं है, बेरोजगारी की, और केंद्र की नहीं है। सभी को मिलके एक साथ चल के, जैसे कोरोना की लड़ाई में सब एक साथ मिले हैं, एक साथ एकजुट होकर एक आवाज के साथ मजदूरों को भी बुलाना भी पड़ेगा और अपने देश की अर्थव्यवस्था, अपनी कार्य पद्धति, महानगरों के निर्माण कार्य, महानगरों की फैक्ट्रियों के निर्माण कार्य, प्रोडक्शन है, जो उत्पादन हो रहे हैं, जो कार्य हो रहे हैं, वो आवश्यक है, वो ठप होंगे, रुकेंगे। बिजनेसमैन सुसाइड करेंगे, व्यापारी सुसाइड करेंगे, मध्यम वर्ग का व्यक्ति सुसाइड करेगा, आत्महत्याएं करेंगे। जो मेंटली आदमी परेशान हो जाता है, परिवार से कई बार नहीं कह पाता। आपने कई बार देखा आर्थिक डिमोनेटाइजेशन के समय, जब मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ पिछले समय में, तो भी ऐसा ही हुआ। कई लोगों ने आत्महत्याएं की, कई परिवार उस पे हो गए, कई इस तरह की घटनाएं हुई, दुखद घटनाएं हुई। ऐसी घटनाएं ना हो, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो फाइनेंशियल जो पैकेज दिया है उसका देने का यही कारण है। लेकिन अब देखना ये वो पैकेज कितना सकारात्मक हो पाता है। होना चाहिए, लोगों को ईमानदारी के भाव से होना चाहिए और मजदूरों को फिर से स्थापित होकर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में फिर वापस आके अपने कार्यों पे फिर से लग के देश का निर्माण, जैसा देश चल रहा था कोरोना से पहले, उसी तरह आगे बढ़ने में कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसा कि अभी ये जो शराब के जो ठेके थे उनको खोल दिया गया है, तो उस पर साफ साफ लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सरकार के लिए लाभदायक कैसे हो गया ये? हाँ, देखिए, बात बड़ी विडंबना की है और बात बड़ी ज़रूरी भी है कि शराब, हर एक शराब पर, सिगरेट पे, गुटखा पे, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सब पे कैंसर तक लिखा होता है। इससे कैंसर होगा, कर्क रोग होगा, जहर है और शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा होता है। लेकिन दूसरा दुखद सबसे बड़ा पहलू क्या है कि सबसे बड़ा राजस्व, रेवेन्यू इन्हीं से सरकारों को मिलता है। शराब, आपने देखा अभी चंद दिनों में जब से शराब की दुकान खुली, 100 करोड़ के ज़्यादा की शराब, आंकड़े हैं, दिल्ली में बिक गई। जब आंकड़े 100 करोड़ की बिक्री के हैं तो समझ लो इसकी डबल हो गई, यानी कि 100 करोड़ से भी डबल हो गई। 200 करोड़ की शराब दिल्ली में खपत हो गई, बिक गई, बिक्री हो गई, राजस्व वाली बात आ रही है ये। तो कितने के गुटखे, तंबाकू, पान पर, इस तरह की चीज़ें। और ये भी अटल सत्य है कि जिस पर लिखा है तो लिखा तो बड़ी मजबूरी में गया है कि खराब है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे आपने क्या किया, शराब से 100 करोड़ आपने कमाए। शराब से 100 करोड़, उसके दुष्परिणाम क्या है? घरेलू हिंसा हुई, मारपीट हुई, हत्याओं के केस हुए, झूठे दहेज हत्याओं के केस दर्ज हुए, पुरुष पीड़ित हुआ, पुरुष ने आत्महत्याएं की। हमारे कितने उससे पीड़ित होकर आत्महत्याएं करेंगे पुरुष। वो हमारा ब्रेन ड्रेन, जो हमने ब्रेन ड्रेन रखा हुआ था, ब्रेन वो चला गया, मर गया। दिमाग, बौद्धिक जो स्तर था, बौद्धिकता थी, दिमाग है, वो एक्सपायर हुआ, वो मर गया। जो हमने पढ़ा लिखा के लड़के को तैयार किया, वो मारा गया। उसके दुष्परिणाम, फिर आप उसके लिए फिर अस्पताल खोलते हैं, फिर उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र खोलते हैं, फिर नशा मुक्ति केंद्रों में पैसे लगाते हैं, फिर एनजीओ को करोड़ों रुपए पैसे देते हैं, फिर नशा मुक्ति से परिवार में पिता, माता पिता, भाई बहनों की हत्याएं होती हैं, फिर घर बिक्री होती है, फिर कलह होती है, फिर घरेलू हिंसा होती है, फिर घरेलू हिंसा के लिए आप कोर्ट खोलते हैं, फिर उनमें सरकारी वकील देते हैं घरेलू हिंसा के लिए, फिर अदालत बनाते हैं, फिर अदालत का स्टाफ देते हैं, फिर अदालत के लिए गाड़ियाँ दौड़ती हैं, आपका रेवेन्यू लग रहा है पूरा। फिर आप जेल बनाते हैं, क्योंकि शराब से अपराध बढ़े, शराब से अपराध पड़ेंगे, चोरी होगी, चकोरी होगी, मर्डर होंगे, रेप होंगे। शराब के आंकड़े आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि शराब पीने की वजह से 80% रेप की बेस शराब रहा है। निर्भया केस में भी आपने देखा, कहा पुलिस ने खुद कि शराब पी रहे थे, शराब पिए हुए थे, शराब पी के ऐसी घटना हुई। तो आप मान रहे हैं ना बेस शराब को,
कोई पहले से तो प्लान नहीं था। शराब से रेप होते हैं, फिर रेप से महिलाओं की इज्जत पे सवाल आते हैं, फिर केस बनते हैं, फिर आपको जेल बनानी पड़ती हैं। देखिए दिल्ली में पहले एक जेल थी, फिर दिल्ली में कितनी जेलें हो गई, 16 जेलें हो गई। तिहाड़ जेल हो गई, तिहाड़ जेल में इतनी जेलें हैं, फिर मंडोली जेल हो गई, फिर रोहिणी जेल हो गई, कितनी जेलें बनती चली गई, जेल बढ़ती चली गई। आप शराब के रेवेन्यू को इकट्ठा करते हैं, स्वास्थ्य गंवाते हैं, अपराधी बनाते हैं, दुष्परिणाम आते हैं, फिर जेल बनाते हैं, फिर जेलों का प्रशासन होता है, फिर जेल में कैदियों को खाना खिलाते हैं, फिर उनकी व्यवस्थाएं करते हैं, फिर वकीलों के लिए व्यवस्थाएं होती हैं, फिर ये सब पूरा जेल, और फिर बीमारियां शुरू होती हैं शराब पीने के बाद, फिर कैंसर बीमारियां, किडनी, लीवर, गुर्दा, हार्ट, दुनिया भर की बीमारियों के लिए आप अस्पताल बनाते हैं। फिर हजारों करोड़ रुपए, अभी आपने 100 करोड़ उससे कमाया शराब में, फिर आपने हजारों करोड़ अस्पताल में लगाए, जेलों में लगाए, कोर्टों में लगाए, परिवार की कलह बनाई, और राम राज्य जो बन रहा था देश, उसे बना दिया कलयुग। दोष देते हैं कलयुग चल रहा है, कलयुग खुलवाते तो आप हैं, कलयुग चलवाते तो आप हैं, कलयुग के जिम्मेदार तो आप हैं। राम राज को क्यों बदनाम करते हो? रामायण चल रही थी, लोग रामायण से देख देख के राम राज आने वाला था, बस आते आते रह गया, किनारे पे आके छोड़ दिया आपने, शराब खोल दी और शराब से दुष्परिणाम शुरू हो गए। अब देखिए आप चोरी होने लगी, डोमेस्टिक वायलेशन के केस बढ़ गए, घरेलू हिंसा, व्यक्ति पति पिया, पी के पत्नी को पीट रहा है, दोष किसका है? पहले तो नहीं पीटा, शराब का, लेकिन रिपोर्ट क्या लिखाई जाएगी? पति ने पीटा। सुसाइड करेगा पति, सुसाइड करेगी पत्नी, पति पे दोष आएगा, परिवार वालों पे आएगा, उन पे जिम्मेदारी आएगी। तो इस तरह से जो भी नशा है, कई बार हरियाणा में बंद हुआ, गुजरात में बंद हुआ, बिहार में बंद हुई शराब। तो जब शराब आप मानते हैं गलत है, तो मेरा कहना यह है आप बजट नहीं कमा रहे हैं, आप राजस्व नहीं कमा रहे हैं, पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं आप राजस्व की बात। राजस्व कभी शराब से नहीं, गलत चीज से कभी राजस्व नहीं पैदा होता। राजस्व आप 100 रुपए कमा रहे हैं और उस 100 रुपए के बाद आप उसी में 500 रुपए आप खर्च कर रहे हैं, उससे दुष्परिणामों को संभालने के लिए, दुष्परिणामों से बचाने के लिए। जब 2 महीने लोग रह सकते थे शराब के बिना, तो 2 साल तो देख लेते, 2 साल देख लेते तो 20 साल भी देख लेते, 20 साल देख लेते तो बस 80 90 60 70 का आदमी होता, काम हो गया था आपका। तो नई पीढ़ी तो कम से कम शराब को भूलती, शराब को नहीं जानती, लेकिन आपने उसको फिर से इसको चलाया, और फिर आप चाहते हैं कि वही आपके बजट चलें पुराने ढर्रा पे ही, जेलें खुलें। और कभी भी आप अगर अच्छे स्कूल खोल दें, अच्छे विद्यालय खोल दें, दिल्ली सरकार ने विद्यालयों के लिए काम किया है, अगर आप अच्छे विद्यालय बना देंगे, अच्छे स्कूल और कॉलेज बना देंगे, तो आपको अस्पताल बनाने में कम संख्या करनी पड़ेगी, आपके अस्पताल बनने कम हो जाएंगे, आपकी जेलें बनना कम हो जाएंगी, आपकी कोर्ट कचहरी बनना कम हो जाएगी, आपके थानों की संख्या बढ़ानी कम हो जाएगी, आपकी थानों की संख्या में जो अपराध संख्या है वो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कम होता चला जाएगा, ये निश्चित है। जैसे कि अभी शराबी जो शराब पीते हैं वो कहते हैं कि हम अर्थव्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, तो जब शराब हानिकारक है, शराब से जब सरकार चलती है, तो आप क्यों इसको बंद कराने के सपोर्ट में हैं? नहीं, सरकार कभी शराब से नहीं चलती, ये तो अगर नहीं चलती तो शराब की दुकान, इतना आप ही बता रहे हो भी कि कितने का टैक्स आ गया, कितने की दारू बिक गई, 100 करोड़ का हिसाब लगा रहे हो आपकी, दारू बिक गई, तो क्या कहोगे आप? दारू बिक गई, लेकिन उसके दुष्परिणाम नहीं जोड़ रहे हैं ना। जेलें भरेंगी, कोर्टें भर रही हैं, अस्पताल भरेंगे उसके दुष्परिणाम। तो अगर आप एक चीज़ को रोक के, कितनी चीज़ें उससे बढ़ेंगी। आप निश्चित मानते हैं शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर स्वास्थ्य लेने कहाँ जाएगा व्यक्ति? अस्पतालों में जाएगा, फिर आपको डॉक्टर देने पड़ेंगे, फ्री में दवाएं देनी पड़ेंगी, फिर दिल्ली सरकार कहेगी हम अस्पताल बना रहे हैं, हम दवाएं फ्री में दे रहे हैं, फिर कोर्टें हम दे रहे हैं, फिर जजेस बनाने पड़ेंगे, फिर घरेलू हिंसा बढ़ेगी, फिर परिवारों में विघटन होगा, फिर समाज में चरित्रहीनता आएगी। जब परिवार में तलाक होते हैं, पुरुष कहीं होता है, महिला कहीं होती है, निश्चित तौर पर चरित्रहीनता फैलती है, उसमें नेचुरल है, व्हाट नेचुरल है, ये तो प्राकृतिक सिस्टम है बना हुआ, हमारा प्राकृतिक नियम है कि अब वो कहीं जाएगा तो वो कहीं जाएगा। तो ये चीज़ें जो समाज के लिए ज़रूरी है, वो आपको शराब के रेवेन्यू से, जो रेवेन्यू की आप बात कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। रेवेन्यू के नाम पर आप देश को, प्रदेश को, परिवार को, समाज को, नई युवा पीढ़ी को, हमारे वर्तमान को, न्यू जनरेशन को खराब नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से गलत है। या तो आप कहिए शराब
सही है, फिर उस पर मत लिखिए शराब स्वास्थ्य अल्कोहल इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं लिखिए। शराब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लिखो। आप डॉक्टरों से कहलवाओ कि जरूरी है। क्यों डॉक्टर पूछता है कि आपको क्या हुआ, क्या आपका अल्कोहलिक रिकॉर्ड है, शराब पीते थे आप, ये पीते थे, ये क्यों पूछता है? फिर तो शाबाशी में देना, अच्छा आप शराब पीते थे, अरे वाह, फिर तो आपको कोई मर्ज नहीं होगी, फिर तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, फिर तो नहीं होगी। ये गरीब के लिए आप उसे ऐसी लत पड़ी हुई है, अब वो खाना तो नहीं दे पा रहा है, परिवार इस महिला के गहने बेच रहा है, सिलेंडर बेच रहा है, घर बेच रहा है, गिरवी रख रहा है, गाड़ी मोटरसाइकिल बेच रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, टेंशन है, अवसाद है, परेशान है, शराब का अधिक सेवन। अब उसमें कोई पैरा तो होता नहीं कि 1 पैक 2 पैक 3 पैक, वो तो लत है। खराब चीज़ तो लत होती है, वो चीज़ गलत है। सब सिगरेट गलत है तो क्यों आप चलाते हैं, पान पराग गुटखा गलत है तो क्यों चलाते हैं, तंबाकू से कैंसर है तो क्यों चलाते हैं। आप एक तरफ एक मंत्रालय चला रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग, एक तरफ चला रहे हैं मद्य निदेशालय चला रहे हैं, एक तरफ शराब का विभाग, आबकारी विभाग चला रहे हैं। दो चीज़ें बहुत गलत चल रही है, एक तरफ आबकारी विभाग भी चल रहा है देश में और एक तरफ मद्य निदेशालय भी चल रहा है। शराब रोकने पर भी सरकार काम कर रही है, शराब चलाने पर भी काम कर रही है। इसका मतलब देश को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद सर आपका।